in an atom no two electrons can have all the four quantum numbers same. ठीक है, तो अब देखो बात आती है कि जैसे मान लो हम एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, मान लो हम इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने सबसे पहले कंसीडर किया, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा बताओ? 1s। किसने बताया? कौन सा रूल? ऑफ-बाउ रूल। ठीक है, अब 1s ऑर्बिटल सबसे पहले यूज होगा, तो ऑब्वियसली इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमें रख देना चाहिए, तो हमने यहाँ पे 1s1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब अगर हम इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन देखें बेटा, तो इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? एक बॉक्स हमने कंसिडर किया, ठीक, और इस बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन कुछ भी हो सकती है। अब इसमें हमने क्या हो रहा है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन रख दिए, और आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी रख सकते हो। ठीक, क्योंकि कोई भी रूल, अब तक जो रूल हमने पढ़ा है उसमें से कोई भी रूल हमें इलेक्ट्रॉनिक स्पिन के बारे में गाइड नहीं कर रहा कि पहला इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है उसकी स्पिन क्या होगी, क्लॉकवाइज स्पिन होगी या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगी। इसलिए ये दोनों ही अरेंजमेंट अलाउड है, हम ये दोनों ही अरेंजमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर हमने एक ही इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया है। ठीक, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। ठीक, तो अगला एलिमेंट कौन है? नेक्स्ट एलिमेंट हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। ठीक, अब ये ऑफ-बाउ रूल बोलता है कि 1s ऑर्बिटल यूज करना चाहिए, तो हमें नहीं पता कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक, तो इसलिए हमने क्या रख दिया यहाँ पे? 1s2। 1s2। ठीक, अब 1s2 हमने रख दिया। अब इसके बाद इसके बॉक्स रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, तो हम इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करते हैं। अब बॉक्स रिप्रेजेंटेशन में पहला इलेक्ट्रॉन हमने ये रख दिया, अब हमें नहीं पता, हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन को भी इसी स्पिन का यहां पे रख दिया। क्लियर? या तो ये एक अरेंजमेंट हो सकता है, या दूसरा अरेंजमेंट बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉनिक स्पिन का ऐसे हो सकता है। नहीं, अभी मैं बताता हूं, आ रहा हूं, अभी आपको सब पता चल जाएगा। हाँ, 4 अरेंजमेंट, हाँ ठीक है, एक ये अरेंजमेंट ये भी हो सकता है। 4 नहीं हो सकते बेटा, 3 ही हो सकते। हाँ वही बता रहा हूँ, उसके अलावा और कौन, चौथा कौन सा बताओ? वो अलग नहीं है, वो सेम है। ये हमने कंसिडर किया, यही 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है। जो आप चौथा बोल रहे हो ना, चौथा, उसमें भी तो एक क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस?
उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है तो वो एक ही ऑर्बिटल में ना। तो अब आपको समझ में आ रहा है ये 3 अरेंजमेंट है, इनमें से कोई एक सही है, बाकी 2 गलत है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हमने क्या किया, इनके क्वांटम नंबर्स निकालने शुरू किए। ठीक, तो अब जैसे देखो ये, जैसे ये फर्स्ट वाले में क्वांटम नंबर हमने निकाला पहले वाले इलेक्ट्रॉन का, तो इसके लिए एन वैल्यू क्या आई? अगर आप देखो तो इसके लिए एन वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1s में जा रहा है, मतलब एन वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका क्या है 1। ठीक, अब हमने इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाला बेटा एल, तो ये एस में गया ना, तो एस सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है 0, तो एल इज इक्वल टू 0। ठीक, और आप देखो ये क्लॉकवाइज, ये जिस अगर एल 0 है तो एम वैल्यू क्या होगी 0 ही होगी। ठीक है, तो एम वैल्यू यहां पे 0 हो गई। ठीक, अब बात आती है एस वैल्यू, तो एस वैल्यू हमने निकाला, तो ये क्लॉकवाइज स्पिन का इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होना चाहिए +½ +½ क्लियर। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी अगर आप निकालो क्वांटम नंबर तो क्या आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब ये वायलेशन है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, इसलिए ये अरेंजमेंट गलत है। ठीक है, हम इस अरेंजमेंट को नहीं फॉलो कर सकते, तो ये अरेंजमेंट गलत है। उसी तरीके से ये वाला अरेंजमेंट भी गलत है, क्योंकि चारों क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन के सेम है। तो फिर सही अरेंजमेंट कौन सा है? सही अरेंजमेंट है ये बीच वाला। ठीक है, तो आप पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का तीसरा स्टेटमेंट भी लिख लो। लिखो लिखो, इन एन ऑर्बिटल the two electrons present in an orbital, the two electrons present must have opposite spin. The two electrons present must have opposite spin. In an orbital, the two electrons present must have opposite spin. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन अपोजिट। अच्छा, अब बात आती है इसको हम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं? एक्सक्लूड का मतलब तो आप समझते ही हो, किसी पॉसिबिलिटी को एक्सक्लूड करना कि ये नहीं हो सकता। एक्सक्लूजन का मतलब तो यही है। तो ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों बोला जाता है? ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ऑर्बिटल के अंदर तीसरे इलेक्ट्रॉन की एंट्री को अवॉइड करता है। भाई देखो, अभी हमने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, एक क्लॉकवाइज स्पिन का, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का। इससे क्या हुआ, उनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग हो गया तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई चारों क्वांटम नंबर अलग अलग हैं, तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्पिन तो होगी, चाहे वो क्लॉकवाइज स्पिन हो या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो। तो जब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी स्पिन पहले से प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन के साथ मैच कर जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं? अगर उसकी स्पिन मैच कर गई तो इसका मतलब उसका स्पिन क्वांटम नंबर पहले वाले इलेक्ट्रॉन में से किसी एक के साथ सेम हो जाएगा, मतलब उसके चारों क्वांटम नंबर मैच कर जाएंगे। तो इसका मतलब तीसरे इलेक्ट्रॉन की एंट्री को ये अवॉइड करता है। ऑर्बिटल के अंदर ये रूल ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये अक्सर स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो जवाब क्या होगा, क्योंकि ये रूल हमें ऑर्बिटल के अंदर तीसरे इलेक्ट्रॉन की एंट्री को रोकता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं।
ठीक है, तो इसका चौथा स्टेटमेंट भी लिख लो, लिखो in an orbital in an orbital in an orbital maximum in an orbital maximum two electrons can be present and they must have opposite spin ठीक है, and they must have opposite spin, ठीक है, therefore it is called exclusion principle. ठीक है बेटा, तो अब देखो इससे हमें पता चल गया कि भाई 1s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है। ठीक, अब अगर हम अगला एलिमेंट को कंसीडर करें, नेक्स्ट एलिमेंट, वो कौन है? लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। अब एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो 1s में तो हमने आग बंद करके 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, अपना जो पिछला एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे। अब हमें दूसरे ऑर्बिटल की तलाश करनी है, तो ऑफ-बाउ रूल बोलता है कि 2s को यूज करो। तो हमने अगला इलेक्ट्रॉन किस में रख दिया बेटा? 2s में रख दिया। ये भी s ऑर्बिटल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भी रखेगा। ठीक, तो हमने लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। तो लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अच्छा, अब आप बताओ वो कौन सा एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिर्फ एक रूल की हमें जरूरत पड़ती है? हाइड्रोजन। कौन सा रूल? ऑफ-बाउ। ठीक है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमें सिर्फ ऑफ-बाउ रूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हमें हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कौन कौन से? ऑफ-बाउ रूल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिख रहे हैं तो ऑफ-बाउ रूल, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उन्हीं से काम चल रहा है ना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले एलिमेंट पे। अगला एलिमेंट कौन है? बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? 1s2 2s2। ठीक, अब जैसे 1s में इलेक्ट्रॉन रखा था वैसे 2s में भी रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अब अगला एलिमेंट आ जाता है कौन सा? बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अब 2s तो फिल हो चुका है, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल 2p है, तो 2p में हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक, अब 2p को अगर आप देखो बेटा, तो 2p में तो 3 बॉक्सेस है ना। अगर हम 2p को कंसीडर करें तो यहां पे ये अपने आप से क्या ऑप्शन ले लेता है बाय डिफॉल्ट, जो है ना, कुछ इसके अंदर फीचर है वो अपने आप से 2 बॉक्स बना देता है, 3 बना देता है। जरूरत नहीं है, जबरदस्ती ये काम कर रहा है। भाई मैंने तो नहीं बोला तुम्हें ये बनाने के लिए, काय बना रहे हो? हाँ, अच्छा, वो उसके अंदर आ रहा है क्या? नहीं, ठीक तो है। हाँ, ठीक। ठीक, तो ये 3 बॉक्सेस हैं इसके अंदर, क्योंकि 3 p ऑर्बिटल होते हैं। d ऑर्बिटल कितने होते हैं? अरे d ऑर्बिटल 5 होते हैं। और f ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7। s ऑर्बिटल 1, s ऑर्बिटल 1, p ऑर्बिटल 3, d ऑर्बिटल 5 और f ऑर्बिटल 7। तो जितने ऑर्बिटल उतने बॉक्सेस। तो क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है तो 3 बॉक्सेस। अब देखो 3 बॉक्सेस हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं यहाँ पे।
तो हम चाहे तो इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक, या ऐसे ही हम एक और 3 बॉक्स का सेट बना करके, अब ये कुछ गड़बड़ करेगा ये कुछ फीचर जो है ना इसमें जूम ऐप की तरफ से दिए हुए हैं, थोड़ा रफ अगर कुछ बना दो तो वो अपने आप से बढ़िया सा एक बॉक्स बना देता है, अब उसे कुछ आगे बढ़ करके काम करने लगता है, चाइनीज ऐप है ना अब देखो, हम अगले इलेक्ट्रॉन को यहां पे रख सकते हैं और स्पिन इसका ऐसा रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? भाई 3 वो भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, तीसरे वाले में हम रख सकते थे, पर पूरा घर खाली है, जहां चाहो वहां रहो, जैसे चाहो वैसे रहो, कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके की जितने भी अरेंजमेंट है वो सब पॉसिबल है, ठीक, मतलब अभी हमें किसी नए रूल की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब जरा अगले एलिमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट कौन है बेटा? बोरॉन के बाद कार्बन आता है, ठीक है। 1s2 क्या बोल रहा है, फिर से बोलो सर। जो भी बोरॉन वगैरह है, फिर उसमें 1s2 और 2s2 को नहीं रखेंगे, सिर्फ 2p1 को रखना है। नहीं 1s2 2s2 तो तुम्हें पता ही है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे रखने, एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के, तो जो हमें पता है उसकी बात हम क्यों करें, जो नहीं पता, जो नई चीज आ रही है उसको समझ रहे। सर ऐसे ही होगा ना कि पहले 2 में एक ऊपर एक नीचे फिर अगले दो, हाँ एकदम सही। अच्छा अब आ जाते हैं कार्बन पे। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या होगा बेटा? 1s2 2s2 2p2। अब ये 2p2 वाला चैलेंज देखते हैं। ठीक है 2p2, तो इसके अंदर ये 3 बॉक्सेस हैं, बना दिया। अब इलेक्ट्रॉन हमें रखना है, इलेक्ट्रॉन हम कैसे रखें? ऐसे रखें और अब ये तो हमें पक्का है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले तो हो नहीं सकते, वो तो पहले ही क्लियर है कि नहीं? एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले नहीं हो सकते, ये बात तो आपको पता है ना? अरे बोल नहीं रहे हो? हाँ तो पता है तो बोलो भाई, ज्ञानी लोग हो, ठीक है। अच्छा अब हम अगर तीसरा अरेंजमेंट को देखें तो तीसरा अरेंजमेंट ये वाला भी हो सकता है बेटा, हो सकता है ना? या इसी का अपोजिट कर दो, ये सब अरेंजमेंट पॉसिबल है। अब इनमें से कोई एक सही है, फर्स्ट वाला सही है ना? फर्स्ट गलत है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है, और ये हमें बताता है तीसरा रूल। अब आप तीसरे रूल के बारे में लिखो। इसको बोलते हैं हंस रूल। ठीक है, हंस रूल बोलते हैं इसको। हंस रूल। अच्छा, इस हंस रूल को, इसका स्टेटमेंट समझने से पहले एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि एक सबसेल के, ठीक है, एक सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं। ठीक है, एक सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स है, जैसे पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स, वो तीनों ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के होते हैं। डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल है, तो 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं।
तो वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है उनको बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्लियर? ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। अलग इंफॉर्मेशन है, फिर हंस रूल का स्टेटमेंट बताऊंगा। लिख लो, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी are called आप ये बताओ कि जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल क्या ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है? बोलो बेटा। s ऑर्बिटल तो डीजेनरेटेड ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है ना, तो उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे? ठीक, क्या p ऑर्बिटल्स डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होंगे? 100%। f ऑर्बिटल डीजेनरेटेड होंगे? जरूर होंगे। d ऑर्बिटल डीजेनरेटेड होंगे। ठीक, तो हंट्स रूल हमें गाइड करता है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को। कौन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को ये हमें गाइड करता है? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जब होती है तो ये रूल हमें गाइड करता है। क्या गाइड करता है? ये रूल हमें बताता है कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो पहले हम उनको सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं। कैसे ऑक्यूपाई करते हैं? सिंगली, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, और वो इलेक्ट्रॉन भी कैसे होने चाहिए? सेम स्पिन के। ठीक, उन ऑर्बिटल्स को कैसे ऑक्यूपाई करना है? सिंगली ऑक्यूपाई करना है। कैसे? सेम स्पिन के साथ। मतलब पहला वाला अगर क्लॉकवाइज स्पिन का है तो सब क्लॉकवाइज स्पिन के होने चाहिए। दूसरा वाला अगर पहला वाला एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का है तो बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के होने चाहिए। ठीक है, और जब वो सिंगली ऑक्यूपाई हो जाए तब जाकर के पेयरिंग शुरू करनी। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन रखो, फिर पेयरिंग स्टार्ट करो। ठीक है, तो आप नोट कर लो, देखो, दिस रूल गाइड्स अस। ये ऐसा इसलिए जिससे कि मोस्ट स्टेबल एटम हमें मिले, जिसकी एनर्जी मिनिमम हो, जहां पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो ये सब एक स्टेबल एटम के फॉर्मेशन के लिए होगा। वो उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन है जिसको समझने के लिए थोड़ा और ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप उसके लिए तैयार नहीं। ठीक, ये बताऊंगा पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर को जब डेप्थ में पढ़ेंगे। चलो नोट कर लो, दिस रूल गाइड्स अस, दिस रूल गाइड्स अस, दिस रूल गाइड्स अस about the filling of a set of degenerated orbitals, a set of degenerated orbitals, such as a set of degenerated orbitals such as p, d and f, p, d and f subcell orbitals, p, d and f subcell orbitals. अब कैसे गाइड करता है? लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, according to this rule, according to this rule, a set of degenerated orbitals, a set of degenerated orbitals, a set of degenerated orbitals first filled singly with the electron of similar spin, with the electron of similar spin, followed by their pairing,
with the electron of opposite spin, followed by their pairing with the electron of opposite spin, followed by their pairing with the electron of opposite spin. इसलिए ये तीसरा अरेंजमेंट सही है, ठीक है, थर्ड अरेंजमेंट इनमें सही है, बाकी फर्स्ट टू गलत है। फर्स्ट में क्या प्रॉब्लम है, बिना उनको सिंगली ऑक्यूपाई किए ही हमने पेयरिंग शुरू कर दी। दूसरे में क्या प्रॉब्लम है, सिंगली तो ऑक्यूपाइड है बट स्पिन अपोजिट है। थर्ड में सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेटा हंस रूल की। तो हंस रूल, अब आप बोलो वो सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट बताओ जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए तीनों रूल की जरूरत पड़ती है। कार्बन, ठीक है, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन ऑनवर्ड्स जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हमें तीनों रूल रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये सब आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप बढ़ रहे हो ना तो आपको सारी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हाँ बोलो। हाँ, कार्बन का भी मतलब पूरा कंप्लीट बॉक्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, देन 2p2, ठीक है। हाँ अलग अलग बनेंगे, जैसे वो टेबल बनाया वैसा नहीं, क्योंकि उनकी एनर्जी अलग अलग है ना। 1s की एनर्जी और 2s की एनर्जी अलग अलग है, तो इसलिए वो अलग अलग हाउसेस बनेंगे। अब 2p वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है तो एक साथ बनेंगे। अच्छा, अब कार्बन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, फिर अगला एलिमेंट कौन है बेटा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आप बता ही सकते हो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। इसका अगर आप बॉक्स रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो उसमें एक स्पेशल बात दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये हाफ फील्ड है। क्या है, हाफ फील्ड। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते हुए ये 3 रूल, इसके अलावा एक स्टेटमेंट को भी हम कंसीडर करते हैं। अब वो स्टेटमेंट क्या है, नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, लिखो हाफ फील्ड and fully filled, half filled and fully filled set of degenerated orbitals, half filled and fully filled set of degenerated orbitals, half filled and fully filled set of degenerated orbitals possess extra stability, possess एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगर डीजेनरेटेड ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो जैसा नाइट्रोजन में देख रहे हो, या ये फुली फिल्ड हो, कहां पे, नोबल गैसेस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। आप नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना तो वहां पे डीजेनरेटेड ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा। तो जहां जहां पे ये हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड दिखेगा उनके अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, मतलब वो कम रिएक्टिव,
ठीक है, नाइट्रोजन केमिकली इनर्ट होता है, नाइट्रोजन आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, तो उसके पीछे ये कॉन्फ़िगरेशन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, नोबल गैसेस में फुली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, तो वो तो कंप्लीटली इनर्ट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा बहुत स्कोप है क्योंकि हाफ फिल्ड है। नोबल गैसेस कंप्लीटली फिल्ड है, कोई स्कोप नहीं है बॉन्डिंग का, तो इसलिए वो कंप्लीटली इनर्ट है। अब हम फटाफट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते जाते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए। तो अगला एलिमेंट कौन है बेटा? ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अब बॉक्स रिप्रेजेंटेशन तो आप खुद ही बना सकते हो, इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? अब देखो ये कुछ अलग ही बन गया। पागल बना रहा है तो। वन, टू, थ्री। अब चौथा इलेक्ट्रॉन रखना है बेटा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा। हाँ, मैंने जुगाड़ कर दिया। ये अपोजिट स्पिन का फोर्थ इलेक्ट्रॉन, अपोजिट स्पिन का, मतलब पेयरिंग स्टार्ट हो गई। एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। अब 2p5 को अगर आप देखो तो अगला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगा, अपोजिट स्पिन का। ठीक है, दूसरे वाले बॉक्स में। और फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? नियॉन। एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। अब देखो ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल क्या हो गया बेटा? फुली फिल्ड। ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो गया, इसीलिए ये क्या है? केमिकली इनर्ट गैस। ठीक, अब नियॉन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? सोडियम। अब सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कैसे लिखोगे? अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, नियरेस्ट नोबल गैस पहले लिखो, नियॉन। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा? 2p के बाद 3s, तो नियॉन 3s1, बस। ठीक है, अपना टाइम बचा लिया ये सब लिखकर। भाई नियॉन तो इससे पहले वाला एलिमेंट था ही। नियॉन कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल। तो 2p के बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल आबा रूल बोलता है 3s है, तो 3s में एक इलेक्ट्रॉन दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मैग्नीशियम। बॉक्स रिप्रेजेंटेशन में बस नियॉन तक तो हम बॉक्स रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे नहीं, सिर्फ नेक्स्ट ऑर्बिटल का बॉक्स और उसमें इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। ना ना ना, जरूरत नहीं। हाँ एकदम। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बोलो? नियॉन 3s2। अगला बताओ, एल्युमिनियम क्या हो जाएगा? अब फटाफट बोलते जाओ। नियॉन 3s2 3p1। ठीक है, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, नियॉन 3s2 3p2। लिखते जाओ फटाफट। नियॉन 3s2 3p2। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, क्या होगा? P। सिलिकॉन का सिंबल SI। ठीक है,
तो फास्फोरस का क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p3 3p3। फास्फोरस के बाद सल्फर, अभी बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाने की जरूरत नहीं बेटा, सिर्फ ये लिखते जाओ, जहां बोलूंगा वहां बॉक्स रिप्रेजेंटेशन देखना। तो नियॉन 3s2 3p4। सल्फर के बाद क्लोरीन, नियॉन 3s2 3p5। अच्छा, इसमें हाफ फील्ड कहां आया था, नेक्स्ट हाफ फील्ड कहां आया अभी कॉन्फ़िगरेशन, 3p3 किसके लिए था, फास्फोरस। तो मतलब फास्फोरस के अंदर भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अच्छा, अब आप बताओ नेक्स्ट एलिमेंट आर्गन, तो क्या हो जाएगा, नियॉन 3s2 3p6 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, कंप्लीटली इनर्ट। ठीक, आर्गन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट पोटेशियम, क्या लिखोगे, आर्गन 4s। अब नियरेस्ट नोबल गैस हो गया आर्गन, तो आर्गन 4s। कैल्शियम आर्गन 4s2। इसके बाद स्कैंडियम आता है, स्कैंडियम। अब यहां से लिखना शुरू करते हैं, हाँ ठीक है, 3d। अब देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जा रहा है बेटा, ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक। अब देखो हर एलिमेंट का ब्लॉक आप यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे समझ सकते हो, हर एलिमेंट का पीरियड समझ सकते हो। ठीक, पीरियड कैसे डिसाइड करते हैं, एक एलिमेंट का पीरियड पीरियोडिक टेबल में अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट ऑक्यूपाइड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो पीरियड नंबर होता है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द पीरियड नंबर। ठीक, तो फास्फोरस का पीरियड नंबर क्या होगा बोलो, पीरियड नंबर, थर्ड पीरियड एलिमेंट। ठीक, फ्लोरीन का पीरियड नंबर बताओ, फ्लोरीन 5। क्या कर रहा है भाई, 2s2 2p5, तो 2 है ना, 2 है प्रिंसिपल नंबर। तो मैंने अभी क्या बोला, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द पीरियड नंबर। लिख लो इस बात को, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर is the period number, is the period number of the element, is the period number of the element. Highest occupied principal quantum number is the period number of the element. ठीक, तो पीरियड नंबर पता चल जाएगा। चलो मैं फिर से पूछता हूं आपसे, सोडियम का पीरियड नंबर क्या है, 3। सोडियम इज थर्ड पीरियड एलिमेंट। ठीक, पोटेशियम का पीरियड नंबर बताओ, 4। पोटेशियम इज फोर्थ पीरियड एलिमेंट, देख सकते हो, यहां देख करके तो नहीं बोल रहे। ठीक है, सल्फर का पीरियड नंबर बताओ, सल्फर इज थर्ड पीरियड एलिमेंट। क्लियर, तो ये तो हो गया पीरियड नंबर। ऑर्बिटल ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है, वो उस एलिमेंट का ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लो,
लिखो द ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट, the orbital in which last electron of the element is present, the orbital in which last electron of the element is present is the block of the element, is the block of that element, is the block of that element. तो वो उस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. तो सल्फर कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक को बिलोंग करेगा. ठीक है. ये कैल्शियम कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा. क्लोरीन कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा, पी ब्लॉक को बिलोंग करेगा. सोडियम कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेगा, एस ब्लॉक को बिलोंग करेगा. समझ में आया कि नहीं. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होगा वो उस एलिमेंट का ब्लॉक हो जाएगा. अब देखो हमें क्या क्या पता चल गया, एलिमेंट का ब्लॉक पता चल गया, एलिमेंट का पीरियड पता चल गया. एक बात अगर हमें और पता चल जाए तो हम उसको कंप्लीटली लोकेट कर सकते हैं. इस पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट को ढूंढ सकते हैं. वो क्या है, ग्रुप नंबर. तो ग्रुप नंबर हमें और पता करना होगा. अब देखो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं. ग्रुप नंबर हम निकालते हैं कि वैलेंस सेल में, जो वैलेंस सेल है एलिमेंट का, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने. ठीक है. वैलेंस सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा. लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम एक काम और करते हैं. पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है +10. ठीक है. पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए वैलेंस सेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है +10, तो उसका ग्रुप नंबर पता चल जाएगा. ठीक. तो सल्फर का ग्रुप नंबर बता दो जरा. 16. 10 + 6. ठीक. नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 10 + 5 15. ठीक है. सोडियम का ग्रुप नंबर 1. पोटेशियम का 1. कैल्शियम का 2. आ रहा है समझ में. तो इस बात को आप नोट कर लो. लिखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल, total number of electron present in the valence cell is the group number of the element, is the group number of the element. Look, however in case of p block elements, however in case of p block elements, however in case of p block element, group is equal to, group number is equal to 10 plus number of electron in valence shell. 10 plus number of electron in valence shell. तो नियॉन का ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 18. ठीक है. अब हम आ जाते हैं स्कैंडियम पे. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 21. नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन, 18 इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर आ गए. इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल 4s, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया. तो 18 + 2 20. एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, 3d में जाएगा आप रूल के अकॉर्डिंग, 3d1. ठीक है. तो अब यहां पे 3d का अगर हम बॉक्स रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करें, इसमें 5 बॉक्सेस होंगे.
अच्छा, वेरी गुड, ये कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा है। और यहाँ माइनस दबाओ तो गायब हो जाएगा, ये अच्छा है। पूरा मैट्रिक्स बना रहा है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक, स्कैंडियम। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट टाइटेनियम, एटॉमिक नंबर 22, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d2। अब 3d2 है तो अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बेटा, इसमें आ जाएगा, ठीक। टाइटेनियम के बाद फिर वेनेडियम, एटॉमिक नंबर 23, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d3, तो यहां आ गया। वेनेडियम के बाद क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 4s2 3d4। अब यहीं पे गड़बड़ है, अब यहां पे गड़बड़ देखो क्या है, बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्रोमियम के लिए नहीं कंसीडर करते, इसकी जगह पे ये वाला कंसीडर करते हैं, 4s1 3d5। अब बोलो इसमें क्या बेनिफिट है बेटा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन possess एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन possess एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अगर आप इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन बनाओगे, इसका बॉक्स रिप्रेजेंटेशन ऐसा बनेगा, अब सही है ना। अभी एकदम सही नहीं है, फिर से बनाते हैं। फिर ये खेल करेगा। बड़ी समस्या है भाई। अच्छा, रेड वाले से बना दूं? हमें लगता है ग्रीन वाला इसको अच्छा नहीं लग रहा है, ग्रीन वाले में इसको ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। ये सही आइडिया, अब देखते हैं अगली बार काम करता कि नहीं। तो 3d5 में क्या हो जाएगा, ये हाफ फील्ड, हाफ फील्ड ऑर्बिटल possess एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसलिए ये अरेंजमेंट को हमें प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। जबकि दूसरे केस में क्या होगा, 3d4 होगा तो वहां हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम के लिए कंसीडर किया जाता है। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन में, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है जहां पे इस तरीके की एबनॉर्मलिटी है। इस एलिमेंट में अगर आप देखो तो इस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप बाउर रूल वायलेट हुआ,
ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट बताओ जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप रूल नहीं फॉलो होता। तो क्रोमियम, क्योंकि यहां पे आप देखो 4s पूरा भरा नहीं और 3D की फिलिंग स्टार्ट हो गई, तो ये वायलेशन है आप रूल का। बात समझ में आ रही है? तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज आर्गन 4s1 3d5। फिर नेक्स्ट एलिमेंट बताओ, मैग्नीज। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d5। अब उसमें देखो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी बनी हुई। फिर आयरन क्या हो जाएगा? 4s2 3d6। आयरन के बाद कोबाल्ट 4s2 3d7। फिर निकेल 4s2 3d8। फिर कॉपर, वहां पे फिर गड़बड़ हो गई। हाँ, कॉपर में 4s1 3d10 को लेते हैं। कॉपर एटॉमिक नंबर 29, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 4s2 3d9। ये होना चाहिए बट ये नहीं होता है। क्या होता है? आर्गन 4s1 3d10। ये सही है जवाब इसका। बॉक्स रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे मिलेगा। फुली फिल्ड ऑर्बिटल पजेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है, फिर जिंक क्या होगा? 4s2 3d8। तो अब आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे एलिमेंट जो अभी आपने देखा स्कैंडियम टू जिंक, ये सब कौन से ब्लॉक को बिलोंग करेंगे? ये सब डी ब्लॉक को बिलोंग करेंगे। अच्छा मुझे बताओ आयरन का ग्रुप नंबर क्या है? 6 होगा। ठीक है, उसमें नोबल गैस के बाद ना जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब काउंट करना, 4s वाला भी 3d वाला भी। ठीक, तो 4s में 2 और 3d में नहीं, क्या बोला आपने? 6 बोला? 8। हाँ, तो 4s वाला 2 और 3d वाला 6, तो टोटल कितना हो गया? 8। आयरन कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? 8th ग्रुप को। देखो यहां पे ये आयरन है 8th ग्रुप। सर ऐसा कह सकते हैं डी ब्लॉक का 6th ग्रुप? नहीं, डी ब्लॉक का 6th ग्रुप ऐसा कुछ नहीं बोलते, वो तो अपने लिए बोल सकता है, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो इसका ओवरऑल ग्रुप नंबर क्या है बेटा? 8। ओवरऑल ग्रुप नंबर 8। 6 भी ओल्ड ग्रुप नंबर है। ठीक है, उस नहीं, ओल्ड ग्रुप नंबर भी इसका 8 है। ओल्ड ग्रुप नंबर भी इसका 8 है। ओल्ड ग्रुप नंबर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी हम सिर्फ जो ये अरेबिक नंबर वाला जो ग्रुप नंबर है ना 1 to 18, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा अब मुझे जरा बताओ क्रोमियम का ग्रुप नंबर क्या होगा? 4s1 3d5, 1 + 5 6। तो क्रोमियम कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? 6th ग्रुप को। ठीक है, निकेल का ग्रुप नंबर बताओ। 10। निकेल 10th ग्रुप में। ठीक, वेनेडियम का ग्रुप नंबर बताओ। 5। तो आप इस तरीके से अब हर एलिमेंट का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक सब डिसाइड कर सकते, और ये पता चल गया तो मतलब आपने पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट को ढूंढ लिया, वो कहां है, उसको लोकेट कर लिया। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंपैटिबिलिटी आ गई। ठीक है या नहीं आई? आ गई ना? चलो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। लिखो हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन
हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड की बात हो रही, हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर को हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे देखो हमने आपको ये बताया कि प्योर ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये सब क्या है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, अगर हम इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करें तो इनको मिक्स करके हम क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक, तो जैसे अगर मान लो एक एस ऑर्बिटल हमने लिया और एक पी ऑर्बिटल हमने लिया और उनको हमने मिक्स कर दिया, मिक्स कर दिया तो हमें क्या मिल गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गया। एक s ऑर्बिटल लिया, एक p ऑर्बिटल लिया, उनको मिक्स कर दिया, नया ऑर्बिटल तैयार हो गया, उसको क्या बोला हमने, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब से 4 बॉक्स बनेंगे? नहीं, 4 बॉक्स नहीं बनेंगे, बॉक्स वहां पे 2 बनेंगे। क्यों, क्योंकि एक s ऑर्बिटल लिया, एक p ऑर्बिटल लिया, बड़े बड़े छोटे नहीं बनेंगे, बॉक्स बनेंगे बस। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक s ऑर्बिटल लिया, एक p ऑर्बिटल लिया, 3 p ऑर्बिटल नहीं लिए बेटा, एक p ऑर्बिटल लिया। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल को हमने मिक्स कर दिया तो उससे क्या बन गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। कितना बना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए उतना ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। हाँ, वो वही बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन को हम परफॉर्म क्यों करते हैं, उसका पर्पज आपको समझना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन को जरूर परफॉर्म करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। बिकॉज हम चाहते हैं कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस है, ऑर्बिटल के साइज में डिफरेंस है, ऑर्बिटल के शेप में डिफरेंस है। जो एस ऑर्बिटल होता है ना, एस ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल होता है। ठीक, अगर हम ऑर्बिटल का शेप को देखें तो जो एस ऑर्बिटल होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है। अभी यहां पे बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है बेटा वो डम्बेल शेप का होता है, ऐसा, इन्फिनिटी नहीं है, डम्बेल बोलते हैं, डम्बेल से बॉडी बिल्डिंग करते हैं। हाँ, थोड़ा सा, थोड़ा मतलब समझ सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद डी ऑर्बिटल होता है। डी ऑर्बिटल कैसा होता है, बोलते हैं डबल डम्बेल शेप का होता है। ठीक है, हाँ, डबल डम्बेल। अगर एफ ऑर्बिटल की बात करें तो कैसा हो जाएगा, ट्रिपल डम्बेल। एफ ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, ट्रिपल डम्बेल। ठीक है, ट्रिपल डम्बेल शेप का। तो ये ऑर्बिटल के शेप होते हैं। एस ऑर्बिटल कैसा, स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल कैसा, डम्बेल शेप, डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप और एफ ऑर्बिटल ट्रिपल डम्बेल शेप। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं है कि सारे डी ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप के होते हैं, एक डी ऑर्बिटल ऐसा होता है उसका शेप बाकी सबसे डिफरेंट होता है। ऐसे ही एफ ऑर्बिटल में भी कुछ ऐसे एफ ऑर्बिटल्स हैं जिनका शेप ट्रिपल डम्बेल से डिफरेंट होता है, बट ये जनरल शेप है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो हर ऑर्बिटल का साइज अलग है, हर ऑर्बिटल का शेप अलग है, हर ऑर्बिटल की एनर्जी अलग है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो साइज, शेप और एनर्जी में डिफरेंस है उस डिफरेंस को खत्म कर दिया जाए और हमें आइडेंटिकल साइज, आइडेंटिकल शेप और आइडेंटिकल एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिले। तो हम क्या चाहते हैं, आइडेंटिकल साइज, शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल्स को फॉर्म करना चाहते हैं। कहां से,
बोल रहा है कि डिफरेंट साइज शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल से आइडेंटिकल साइज शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल को हम फॉर्म करना चाहते हैं। उसके लिए हम कौन सा फिनोमेना को परफॉर्म करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आप लिख लो, देखो, द फिनोमेना इन विच intermixing of pure atomic orbitals takes place. Intermixing of pure atomic orbitals takes place in order to produce the hybrid orbitals, which are identical in terms of their size, shape and energy, which are identical in terms of their size, shape and energy, which are identical in terms of their size, shape and energy are called hybridization. ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन वो फिनोमेना है जहां पे हम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि हमें नए ऑर्बिटल्स मिले जिनका साइज, जिनका शेप, जिनकी एनर्जी आइडेंटिकल। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का पर्पस समझ में आया आपको? हाइब्रिडाइजेशन का पर्पस क्लियर हुआ? ठीक है, द पर्पस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल साइज, शेप एंड एनर्जी ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक, अब बात आती है कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे? तो बोलते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स्ड होंगे हमेशा उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अगर 2 ऑर्बिटल को मिक्स किया तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल को मिक्स किया तो 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल को मिक्स किया तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड होंगे हमेशा उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो इस बात को मैं लिखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स formed, number of hybrid orbitals formed are always equal to the number of atomic orbitals intermixed. ठीक है, तो आप देखो बेटा, अगर हम इंटरमिक्सिंग करते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s प्लस 1p, 1p, अब आप इसको गलत समझ जाओगे तो इसलिए मैं इसको ठीक कर देता हूं। ये मैं ऐसे लिखता हूं, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2s ऑर्बिटल, ठीक, एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल। तो 2p ऑर्बिटल जो होते हैं ना, 3 होते हैं, 2px, 2py, 2pz। समझना है कि नहीं? 2p सबसेल हुआ, उस 2p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है। कौन कौन से? 2px ऑर्बिटल,
2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। ठीक, तो हमने यहां पे 2px मान लो ले लिया, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ 2s प्लस 2px ऑर्बिटल टेक्स प्लेस। ठीक है, अब इससे इससे क्या देखने को मिलेगा भाई, which results in the formation of कितने ऑर्बिटल बताओ? अरे हमने तो 2 ही ऑर्बिटल मिक्स किए ना, 2s एक ऑर्बिटल है, 2px एक और ऑर्बिटल है, तो हमने टोटल 2 ऑर्बिटल मिक्स किए हैं, तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आया समझ में? 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अब मुझे बताओ, अगर हम इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं 2s ऑर्बिटल, 2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल की, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे? 4sp3। कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे? sp3, क्योंकि 3p यूज किया ना और एक s यूज किया, तो क्या बोलेंगे? 4sp3 hybrid orbitals are produced. क्लियर? अगर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल को मिक्स किया तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। कितना? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, अब बताओ, एक s ऑर्बिटल यूज किया, 3 p ऑर्बिटल यूज किए और 2 d ऑर्बिटल यूज किए, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और कितने? 6। आ रहा है समझ में? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे हमेशा उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म। तो अब टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को अगर हम कंसीडर करें, ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये 6 केसेस ऑब्जर्व होते हैं। नहीं, f नहीं, f के साथ प्रॉब्लम है, वो बेसिकली उसकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है और वो बड़ा ही डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल होता है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है वो, अभी आप समझ नहीं पाते। नहीं, डी के बस 3, मैक्सिमम 3 ही इन्वॉल्व होते हैं। स्टैंडर्ड केसेस हाइब्रिडाइजेशन के यही 6, ये 6 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन ऑब्जर्व होते हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। तो sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने एग्जिस्ट करेंगे? d3 वाले कितने एग्जिस्ट करेंगे? 7। sp3d2 वाले 6, sp3d वाले 5, sp3 वाले 4। समझ रहे हो ना क्यों एग्जिस्ट करेंगे? क्योंकि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो उसमें एक s ऑर्बिटल मिक्स हुआ होगा, 3 p ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे और 3 d ऑर्बिटल मिक्स हुए होंगे, तो टोटल 7 ऑर्बिटल, तो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अच्छा, अब देखो, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा स्पेस में एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन को एक्वायर करते हैं, ठीक, और वो ओरिएंटेशन इनका ऐसा होता है जिससे कि इनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से फारदेस्ट अपार्ट डिस्टेंस पे लाई जाए।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे इलेक्ट्रॉन है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन ऑर्बिटल्स के अंदर, तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते। तो ये ऑर्बिटल चाहते हैं कि ये इस तरीके से लाई करें जिससे कि इलेक्ट्रॉन का सेपरेशन क्या हो, मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे रहे। अगर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा तो रिपल्सन कम हो जाएगा, और रिपल्सन कम हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ आए? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में डेफिनेट ओरिएंटेशन को एक्वायर करते हैं, और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होता है वही कोवेलेंट मॉलिक्यूल का शेप होता है। ठीक है, तो आप नोट कर लो। रिपल्शन कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। हाँ भाई, नेचुरल सी बात है कि अगर रिपल्सन होगा ना तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। जब रिपल्सन बढ़ता है ना तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब अट्रैक्शन बढ़ता है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ठीक है, ये एक नेचुरल लॉ है। अगर रिपल्सन बढ़ाओगे तो क्या होगा, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी, और अगर आप अट्रैक्शन बढ़ाओगे तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। हर सिस्टम चाहता है कि वो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी स्टेट में लाई करे। इसका मतलब रिपल्सन किसी भी सिस्टम को डीस्टेबलाइज करता है, और अट्रैक्शन सिस्टम को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो आप नोट कर लो, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स possess electron inside it. Hybrid orbitals possess electron inside it. देखो, these electrons repel each other. These electrons repel each other. These electrons repel each other. आगे लिखो, in order to minimize the repulsion, between electrons, hybrid orbitals lie farthest apart distance from each other. Hybrid orbitals lie farthest apart distance from each other, and therefore acquire definite orientation in space. आगे लिखो, this orientation of hybrid orbital is responsible for the geometry of the covalent molecule. ठीक है, तो अब जैसे देखो बेटा, अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे लाई करेंगे? दो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है, मान लो ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है। अब इसके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो ऑब्वियसली एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर लाई करेगा और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर लाई करेगा। तो इससे ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बोलो?
लीनियर, क्या बोलेंगे इसको? लीनियर ज्योमेट्री। अच्छा, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से हाइब्रिडेशन में प्रेजेंट होते हैं बोलो? sp हाइब्रिडेशन। तो जब sp हाइब्रिडेशन होगा तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। बात समझ में आ रही? तो अगर हाइब्रिडेशन sp होगा तो ज्योमेट्री लीनियर होगा। ठीक, अब देखो अगर हाइब्रिडेशन sp2 होगा, कितने ऑर्बिटल्स होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 3 होंगे। अब 3 होंगे तो इनको आपको अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज होंगे भाई? एक यहां पे आ गया, एक इधर आ गया, और एक इधर आ जाएगा। तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्रायगोनल प्लेनर। ये ट्रायगोनल कैसे हुआ? अगर आप इन टर्मिनल एटम्स को मिला दो, ठीक है, तो ट्रायंगल बन रहा है। इनको मिलाने पे ट्रायंगल बन रहा है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? ट्रायगोनल प्लेनर। अच्छा, ये जो एंगल आप देख रहे हो ना बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में, इसको बॉन्ड एंगल बोलते हैं। इस एंगल को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पे कितना होगा? 120। भाई एक पॉइंट पे टोटल एंगल 360 होता है ना, तो 360 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 120। अच्छा, अगर sp3 है, अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तब क्या होगा? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, और वो नहीं, वो प्लेनर नहीं होते बेसिकली, उससे भी ज्यादा एंगल उनको मिल जाता है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, जिसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आज तो क्लास को यहीं पे फिनिश कर रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में, मैं जो बाकी हाइब्रिडेशन है वो आपको बताऊंगा। और अगर मान लो किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मूला गिवन है, केमिकल फॉर्मूला गिवन है, तो वहां पे हम सीधे हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं उसका शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का शॉर्टकट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके बेटा।